जी हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हमारा अध्याय है क्या बताती हमें किताबें और खबरें। इसके पहले हमने जो चैप्टर देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था। कैसे एक सभ्यता कैसे डेवलप हुई, उनके नगरों का विकास कैसे हुआ, पानी की व्यवस्था कैसी थी, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, और जो कुछ सांस्कृतिक स्थल थे, जैसे अ, एक सामूहिक तालाब था, महान स्नानागार की संज्ञा दी जाती थी। टेराकोटा के बारे में बताया था। टेराकोटा मीन्स होता है, टेराकोटा टेराकोटा होता है बच्चों के खेलने के खिलौने बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। टेराकोटा से देखिए शब्द काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेराकोटा आपको याद रखना है क्या होता है। क्या होता है? मिट्टी के खिलौने। हाँ, तो हमारे शहर में हमने ये सारी चीजें देखी थी। आज हम देखेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। देखो, इतिहास को जानने के कुल मिलाकर के कुछ मूलभूत साक्ष्य होते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास को जानना है, सबसे पहले आपके पास आते हैं पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में घर, मकान, अभिलेख, कब्रें, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो भी हमें प्राप्त हुई हैं। और फिर होते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य यानी लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य लिखित साक्ष्य का मतलब होता है जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, जैसे हमारे वेदों की रचना हुई और कई अन्य किताबें भी लिखी गई जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के जो साम्राज्यिक संरचना थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है? और एक होता है मौखिक इतिहास। ठीक है? जैसे आप अपने दादा परदादा की कहानी सुनते हैं। मौखिक साक्ष्य का मतलब होता है मुंह से बताए जाते हैं, इन पर अतिशयोक्ति ज्यादा होती है। अब लिखित साक्ष्यों के अंतर्गत दो तरह के साक्ष्य आ जाते हैं। एक होता है धार्मिक, एक होता है लौकिक साहित्य। ओके, जो क्लासिफिकेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको जब मेंस का आंसर लिखना होता है। तो आपको जब लौकिक साहित्य पता लगेगा तो लौकिक साहित्य में वो साहित्य आ जाते हैं, जैसे आप चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, है ना, कालिदास के नाटक पढ़ेंगे, तो ये लौकिक साहित्य हैं, इनका धर्म से कोई विशेष लेना देना नहीं है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे तुम्हारे वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, है ना, जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हो गए, है ना, तो ये तुम्हारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ जैसे मान सकते हैं हम देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य का मतलब होता है जो हमारे देश के द्वारा लिखा गया, और विदेशी जो विदेशी, जैसे चीन से लोग आए, यूनान से लोग आए, उन्होंने मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, है ना, और चीन से गनसांग आया तो सीयू की लिखी, तो ये तरह विदेशी पुस्तकें हैं। ठीक है, इनका भी क्लासिफिकेशन धार्मिक और गैर धार्मिक में कर सकते हैं, लेकिन जितना हमें इंपॉर्टेंट है हमें उतना ही करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी पुस्तकें, किताबें, खबरें इस चैप्टर के बारे में क्या बताती हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुस्तकालय में मेरी मेरी एक बच्ची का नाम है, और उसके साथ घटना घटी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, फर्स्ट टाइम। आप भी दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो पुस्तकालय वगैरह जाते होंगे, या किसी गांव देहात या किसी छोटे मोटे शहर में रहे होंगे, तो वहाँ एक पुस्तकालय होता है, जहाँ सामूहिक पुस्तकालय होता है। वहाँ एक आप नॉमिनल सी फीस जमा करके उस पुस्तकालय में पर डे आप जा सकते हैं। वहाँ जो भी किताबें हैं उनको पढ़ सकते हैं, घर नहीं ला सकते, ना ही उनको पुस्तकों में कुछ खराब सकते हैं, पेज फाड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप उनको वहाँ पढ़ सकते हैं और उनसे नोट्स बना सकते हैं। तो पुस्तकालय बहुत अच्छी चीज होती है। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा में से काफी बड़ा था, और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है? ठीक है, मेरी सोचने लगती है कि ये वेद क्या है, ये कौन सी वाला है भाई। तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। ये वेद चार होते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में तुम्हारे राज्य से संबंधित चीजें दी गई हैं, और इसमें जाति व्यवस्था, गायत्री मंत्र, और इसको कुल 10 मंडलों में लिखा गया है। 2 से 7 सबसे प्राचीन माने जाते हैं, उसके बाद के मंडल नवीन माने जाते हैं।
इसके लेखक भी हैं। और ये ऋग्वैदिक काल में नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय मौखिक मौखिक इतिहास होता था, तो वो बाद के सब चरणों में लिखा गया। लेकिन वेदों में सबसे पुराना हम ऋग्वेद को मान सकते हैं। दूसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, यानी गीत संगीत जो निकला है, ये इससे निकला है। यजुर्वेद, इसको दो भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कर्ण कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया, कृष्ण गद्य में, गद्य और पद्य दोनों में। तो ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद सबसे पुराना है। इसमें जानो तो ना का तुम्हारी जितनी औषधियां हैं उनके संबंध में सारी जानकारी की गई है। तो वेद चार प्रकार के होते हैं, चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल। इसका माना जाता है 1500 से लेकर के 1000 के बीच का जो टाइम है ना, वो वैदिक काल का है। वैदिक में ऋग्वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वेद वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का टाइम ड्यूरेशन 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो क्या कहा, 3500 साल पहले, यानी आज के 2000 साल ये हो गए, 1500 पिछले, तो कुल मिला के 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा ही प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। शायद 1008 सूक्तियां हैं, और कुछ नई लिखी गई हैं, कुछ बना बढ़ा दी गई हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अग्नि 250 सूक्तों में इनका वर्णन है। इंद्र 200। सोम, अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, सोम एक पौधा है, सोमरस जिसको बोलते, देवता बड़े मनोरंजन के साथ पीते थे। जब भी इंद्र के दरबार में सोम बहुत बढ़ता था और इंद्र का दरबार बार बार छीन लिया जाता था। ये कहानियां आपने सुनी होंगी। तो देवता इंद्र, अग्नि के देवता को क्या बोला जाता था, अग्नि। इंद्र युद्ध के देवता थे, है ना। इनको कहा जाता था कि महलों को नष्ट करने वाला, या क्या बोलते हैं, पहाड़ों को नष्ट करने वाला। सोम एक पौधा होता है। इंद्र बाद में पानी के देवता बन गए, जिसे एक खास पेय बनाया जाता था, नशीला पेय होता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर, जब तुम्हारे षट दर्शन की स्थापना हुई ना, षट दर्शन, तो उसी के माध्यम से संख्या का ज्ञान आया, शब्दों का ज्ञान आया। बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है। ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था, उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी किस्म की थी। महिलाएं बेहतरीन जीवन यापन करती थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे वह थोड़ा भिन्न है। कल मैंने एक पांडुलिपि दिखाई थी, तो उसमें देख सकते हो संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब देखो, संस्कृत भाषा भारोपीय, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, है ना। ये हो गई भारतीय भाषा परिवार। एशियाई भाषा परिवार में फारसी, यूरोप की बहुत भाषाएं जैसे अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई एक शब्द जो थे ना, एक जैसे थे। जैसे मात्र संस्कृत का शब्द है, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर बनता है। आप पूर्व पश्चिम मूवी देखेंगे तो उसमें नमस्ते लंदन देखेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो कभी कभी मूवी आपको कई चीजें सिखा देती है। अब उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। एक तो तुम्हारा भारतीय भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत संस्कृत आ जाती है, असमिया आ जाती है, गुजराती आ जाती है, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाओं में जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं, है ना, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। तो ये सब क्या है, एक भाषा परिवार से जुड़ी हैं, कि मतलब इनके जो शब्द हैं वो सभी भाषाओं में एक समान मिल जाएंगे। जैसे मदर बना संस्कृत में, संस्कृत का मात्र सबसे निकला है, हिंदी में माँ बोलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और हमारे यहाँ 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है, राजकीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो मैं इनमें क्या समानता नजर आती है, तो कुछ शब्द हैं जो एक भाषा में मिलते हैं। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की, ये भी काफी भाषा पुराना है। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक
खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बोलती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं हैं। और तिब्बत बर्मी परिवार की भाषाएं ज्यादातर पूर्वी भारत में बोली जाती हैं। अब आपको उन भाषाओं के बारे में जानना है ना, जिनकी जैसे वर्तमान में इंग्लिश को लेकर बड़ा क्रेज है। ठीक है, जो इंग्लिश बोलेगा वो ज्यादा बेहतरीन होगा। यूपीएससी भी यही अब करने लगी है ना। और धीरे धीरे जो बड़े संस्थान है आपके, वहाँ पर अंग्रेजी को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे अगर हिंदी माध्यम का वर्ष गवार, है ना। तो ऐसा नहीं है, लैंग्वेज है, इसको भी सीखा जाता है अगर आपको सही माहौल मिल जाए। और भाषाएं क्या है, माहौल अगर आपको मिल गया, आपको 4 भाषाओं के माहौल में रहने का मौका मिला, तो आपको 4 भाषाएं आ जाएगी। अभी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें होंगी। सब बनाना और शब्दों को सीखना है और आपको भाषा आ जाएगी आराम से। और भाषा पर ज्यादातर क्या होता है, भाषा पर जनरली किसका प्रभाव पड़ता है, आपके रहन सहन का। आपको हिंदी ज्यादा कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपके माता पिता अच्छी हिंदी बोलते रहे होंगे तो आपको हिंदी अच्छी आ गई होगी। ये अंतर होता है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखे छापी गई हैं, तो लिखी जाती हैं या छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। उस समय ज्यादातर मौखिक ज्ञान होता था, तो या तो उसका उच्चारण करके याद किया जाता था या उसका श्रवण किया जाता था, सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। एक व्यक्ति पढ़ता था और सारे लोग सुनते थे, क्योंकि उस समय किताबें सीमित थी ना। तो सभी को किताब थोड़ी दी जा सकती थी, जैसे आज पुस्तकालय बना दिया गया कि एक ही किताब सबको पढ़नी है, तो 500 किताबें हैं, सबको बांट दी गई। पहले क्या है, मान लिया एक कोई मिला और उसी को पढ़ना है, तो उसको पढ़ेंगे तो 50 लोग सुनेंगे, ये होता था। कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसके पहले ये पांडुलिपियों में था, इसको किताब का रूप यानी कागज के पन्नों पर इसको 200 साल पहले उतारा गया। बात समझ में आ गई। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब वैदिक काल का अगर अध्ययन करना है तो इसको कुछ कालखंड में इसका क्लासिफिकेशन करना होगा, इसके सामाजिक जीवन को देखना होगा, इसके राजनीतिक जीवन को देखना होगा। इतिहास आसान हो जाएगा अगर ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन करना आप सीख गए। इसके आर्थिक जीवन को देखना होगा, इस काल के और तुम्हारे सांस्कृतिक पहलू को देखना होगा। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, दिन आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, है ना। सामाजिक जीवन में परिवारों की स्थिति कैसी थी, है ना, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पुरुष क्या खाते थे, पीते थे, पहनते थे, और महिलाओं को कैसे पढ़ाई वगैरह कैसे की जाती थी, संस्कार क्या होते थे। राजनीतिक जीवन में राजा वगैरह का चुनाव कैसे होता था, है ना, वो कैसे चुना जाता था, उसके क्या अधिकार थे, वो सारी चीजें। आर्थिक जीवन ज्यादातर कृषि प्रधान व्यवस्था थी, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, वो अपने डिक्लाइन पीरियड में पहुंची, तो उसके बाद वो ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे। और ग्रामीण लोगों के पास या तो कृषि था या तो पशुपालन था। तो आर्थिक जीवन में ये सारी चीजें आ जाएंगे। सांस्कृतिक जीवन में उनके रीति रिवाज, खान पान, है ना, नाचना गाना, संगीत, वाद्य, ये सारी चीजें कैसी होती थी, इनके बारे में तो ये क्लासिफिकेशन कर लिया। अब पुरातत्व अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित सूक्तों का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतुल के बीच यह संवाद एक सूक्त का अंश है। ठीक है, अब क्या है ये देखो लिखा गया है। बुर्ज की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका क्या किया गया, उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। पांडुलिपि कहाँ छपती है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित। ठीक है, अब देखो ये दीमक वगैरह खा गया होगा तो कुछ चीजें नष्ट हो गई होंगी, तो उसको हमने अनुमान किया। अब संवाद क्या है, विश्वामित्र और नदियां क्या संवाद करते हैं। व्यास, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए जो चमकती गायों की तरह तो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। नदियों से कह रहे हैं कि आप अपने बछड़ों को यानी पत्थरों को चाटती हुई चमकती गायों की तरह, ठीक है, तो फुर्तीले की घोड़े की चाल से पहाड़ के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति को स्फूर्त तुम रथों की गति के सागर की ओर बह रही हो, है ना। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, यानी ये नदियां आपस में मिल जाती है ना। नदियां जल से परिपूर्ण, हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋष, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र कहते हैं, बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, है ना। ये यात्रा कर रहे होंगे तो नदी रास्ते में पड़ गए, तो ये पार कैसे करें। कृपा करके
अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उसके पार जा सकें। नदी कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनोगे, तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकते हो। नदियों ने अपने बहाव को, वेग को कम कर लिया। इतिहासकार यह बताते हैं, यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती होंगी। इसका अर्थ है कि जो हमारा पश्चिम उत्तर भारत है, वहां पर ये संवाद हुआ होगा। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, खासकर गायों। ठीक है। और गाय के लिए बहुत सारे शब्द भी प्रचलित थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब का कारण बताओ। भाई बिल्कुल महत्वपूर्ण रहे होंगे। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसके सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। हो सकता है ये उतनी इंपॉर्टेंस ये ना रही हो। घोड़े, मवेशी और रथ। ऋग्वेद में मवेशी बच्चे, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों में लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। ये लड़ाई में मवेशी जीत कर लाते थे, यानी गायों के लिए खोज होती थी। गविष्ट, गायों की खोज, गविष्ट। और ज्यादातर ये सब किसके लिए होती थी? गायों के लिए युद्ध होते थे। जिसके पास जितनी ज्यादा अधिक गायें होंगी, वो उतना महान माना जाता था। लड़ाइयां वैसे जमीन पर भी लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि इसमें अनार्यों का भी जिक्र है। अनार्य कौन होते थे? युद्ध में बनाए गए दास होते थे। दासों का उसमें बड़ा उपयोग था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि पुरोहित राजपाट का संचालन करवाता था, और उसके बाद सरदार होता था, जिसके अंडर में राजपाट होता था। पुरोहित उसको सलाह देता था। उसके बाद ग्रामीणी लोग होते थे। ठीक है, ग्राम के लोग होते थे, और बाकी धन कहाँ आम लोगों में बांट दिया जाता था, क्योंकि उस समय कोई प्रॉपर संरचना तो थी नहीं राजा की कि राजा वंशानुगत था। एक कर लगा दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहूत दी जाती थी, आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहूत भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना उस समय तक नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे। तीन प्रकार की संस्थाओं के नाम आप सुनेंगे: सभा, समिति और विदत। विदत सबसे प्राचीन संस्था है, बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य लोगों की थी, और सभा आमजन लोगों की थी। युद्ध शांति के विषय पर सलाह मशवरा करते थे। वहां ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, क्योंकि एक समूह में रहते थे। समूह के जो प्रमुख लोग होते थे, उनको राजा बना दिया जाता था। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल जो सबसे अंत में लिखा गया, उसको पढ़ेंगे तो कहा जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, कमर से वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये क्या थी? ये एक वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में कभी भी, मान लिया आप शूद्र हैं, आपका बेटा शिक्षक है, तो आपका बेटा जो है ब्राह्मण बन जाएगा। आपका बेटा, आप अगर शूद्र हैं और आपका बेटा युद्ध के काम में भाग लेता है, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। अगर मान लिया आप ब्राह्मण हैं और आपका बेटा लोगों की सेवा करने लगता है, तो आप शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये एक वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। बाद में इसको हमने अपने हिसाब से, होता ये ना कि जो धार्मिक ग्रंथ है ना, वो उस समय किसी अन्य चीजों के हिसाब से लिखे गए होंगे, और जो उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले थे ना, वो उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया। और जब इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, तो वही चलन में चल गया। तो होता है ना, अंधों में काना राजा, कि वो जो बता दिया गया वही आज भी ढोया जा रहा है। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, है ना, बौद्ध हो, यहूदी हो, तो जो रेशनल परंपराएं हैं, जो सामाजिक रूप से बेहतर नहीं है, ठीक है, तो वो इसीलिए चलन में है क्योंकि हमने उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया है। जैसे सती प्रथा चलती थी, है ना, साहित्य में उसका उल्लेख, बड़े बड़े इसके लिए साहित्य लिखे जाते थे, लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत था, तो इसलिए सती प्रथा चलन में थी। लेकिन 1829 में तो समाप्त किया गया। काफी इसके लिए प्रयास किए गए, लोगों को समझाया बुझाया गया। राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी आता है।
तो ऐसी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है जिनके माध्यम से जो सामाजिक परंपरा है ना वो छिन्न भिन्न हो गई और छुआछूत जैसी कुरीतियां हमारे आसपास आ गई। बात समझ में आ गई ना। तो उस समय क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था आगे की चीज है कि अन्य जातियों में बांट दिया गया, तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, जिन्हें पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था, यानी वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी वैदिक काल में। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जन इसी से बनता है जनपद। ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था वैश्य, विश्व, विश्व या इसको वैश्य कह सकते हो, इसी से बना विस्पति। ओके, निकलता है इसका। ये आगे अगले वाले अध्याय में हम ठीक से इसको बताएंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं हमें शुरू शुरू में। पुरुजन, विश और भरत जन विश या यदुजन विश का उल्लेख मिलता है। ये राज्यों के नाम है। पुरुजन है ना, राजा पुर के अध्यक्षता में था। भरत जन, राजा भरत की। और इसी में आप एक दासराग युद्ध भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दासु कहते थे, जिन्हें बाद में अनार्य कहा जाने लगा। कृष्ण तुच्छ लोग। दासु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में वो दास स्त्रीलिंग यानी दासी का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहां देखो, अब खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, आप ये दक्षिण भारत की कहानी पढ़ेंगे। ये शिलाखंड महाकाल यानी बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। पत्थर का दफन करने के लिए जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 लगभग 1000 के आसपास से शुरू हुई, ईसा पूर्व के आसपास से। अगर देखें आज से देखेंगे तो लगभग 3000। यह प्रथा दक्षिण दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। वहां पूरा स्थल दिखाए गए हैं और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखा दिए गए हैं। आप ये देख सकते हो, ये कब्र है। ठीक है, ये कब्र बनी हुई, इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे पत्थर लगे हुए, इसके बाजू में ये बड़े पत्थर लगे हुए। कई गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उनको देखना है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। ऊपर की तरह इस ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। ताबूत समाधान को क्या बोलोगे? शिष्ट। ठीक है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों पर जाने का रास्ता था ना। ये आप देख सकते हैं, ये देखो सुराख बना हुआ, इसके नीचे से जाते थे और यहाँ पर सब मान लिया परिवार के सामूहिक लोगों से रख देते थे। ठीक है। उसके बाद ये सामान मिला है, लोहे का सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे, और बाई और कुल्हाड़ी और एक कटर, ये देखो रखा गया है ना। ये किसके? देखो समाधान 3 प्रकार के होते थे। आंशिक समाधान, आंशिक समाधान का मतलब होता है कि मान लिया बॉडी को कहीं दूर फेंक दिया, चील कौवे जब खा गए तो थोड़ा बहुत बच जाता था, उसको दफना देते थे। या आग लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत बच गया उसको दफना दिया, उसे आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान यानी व्यक्ति मरा और उसको जमीन में क्या किया? दफन कर दिया, तो पूर्ण समाधान हो गया। और दाह संस्कार, दाह संस्कार का मतलब आग जलाना भी होता था। तो ये सारी प्रथाएं, तीनों प्रथाएं प्रचलित थी। ओके। और मरने वाले लोगों के साथ जब दफनाया जाता था ना, तो कुछ यूज के लिए सामान भी रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी? क्योंकि मानना जाता था कि वो दोबारा जन्म लेंगे, पुनर्जन्म का इस समय विश्वास था। और ज्यादातर जो ये सभ्यताएं थी ना, ये भौतिक जीवन को ज्यादा मानती थी, इसलिए सब जादू टोना है ना, यज्ञाहुति, इसमें सब बहुत विश्वास करते थे।
इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। दर्शकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और सोने के गहने भी रखे जाते थे। अब जो जितना महान होगा, जितना ज्यादा पैसा वाला होगा, उसी के हिसाब से वो चीजें रखी जाएंगी। लोगों की सामाजिक आस्थाओं, मान्यताओं के बारे में पता करना। कंकाल के पास साथ पाई गई मरे हुए व्यक्ति की जो चीजें मिली होंगी ना, मान लिया किसी के साथ सोना दफन हो, तो हमने मान लिया सोना उस समय बहुमूल्य वस्तु थी, तो बहुत कम लोगों के पास मिलती होगी, और जिनके पास मिलती होगी वो शायद उस सभ्यता के ज्यादा बेहतर लोग हों। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे ब्रह्मगिर नीचे दक्षिण में बताया था, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में तो 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। ये शायद हो सकता है जिसके पास ज्यादा सामान पाया गया हो वो अमीर लोग रहे हों, व्यापारी लोग रहे हों, और जो लोग कुछ गरीब या सरदार थे या उनके दूसरे अनुयायी रहे होंगे तो उनके लिए कम सामान्य थी। कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी क्या? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, वे दर्शाते हैं शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। ठीक है, जैसे सामूहिक होता ना, मेन होल क्यों बनाया जाता था? अंदर जाने के लिए। तो हो सकता है सभी को एक ही कब्र में डाल दिया जाता हो। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थरों का एक चट्टान या चिन्हों का काम करते थे कि याद रहे कि अपनी ही है, ऐसा ना हो कि दूसरे की कब्र में दूसरे को डालें। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा निशान, अब जैसे वर्तमान कब्रों को देखोगे तो उसमें नाम जुदे होते हैं, है ना। अब जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं तो वो कब्र को बेहतर तरीके से रख रखाव करते हैं, जो लोग गरीब होते हैं तो उनकी कब्र ऐसे ही पड़ी रहती है। जो लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। अब इनाम गांव के बारे में पढ़ा था, सबसे पुरानी ग्रामीण बस्ती दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र में। बात समझ में आ गई? वह भीमा की सहायक नदी गुड़ के किनारे एक जगह है, याद रखना। ये 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वो टाइम था लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का। प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। पैर, अब सिर उत्तर की ओर है तो पैर तो पश्चिम की ओर होंगे नहीं, सीधी सी बात है, दक्षिण की ओर होंगे। ऐसा तो नहीं वक्राकार बना देंगे या कुर्सी के आकार का बना देंगे। घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना पानी हो दफनाया गया, सौ के पास रख दिए जाते थे। पुनर्जन्म का भरोसा होता था। ठीक, आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा एक कब्रिस्तान गांव, घरों में एक बड़े घरों में एक था। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। जगह कम रही होगी तो शायद मोड़ दिया हो, या किसी अन्य कारण से मोड़ा होगा। कभी कभी होता है ना कि भूत चल के ना आने पाए, इसलिए मोड़ देते थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर बच्चों के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। जैसे बच्चे का होता है वैसे बच्ची का होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि पुरुष का कंकाल है या स्त्री का? हाँ, साइंस बिल्कुल पता लगा सकती है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगा लेते हैं। मान लिया सोने का हार है ना, और महिला की जो उपयोग वाली वस्तु है उनको साथ में दफनाया गया तो हम बता सकते हैं महिला है। पुरुष के साथ अगर लाठी डंडा भाला, है ना, ये सारी चीजें दफनाई जाती हैं तो हम मान लेते हैं पुरुष हुआ। गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। ऐसी समझ में कुछ समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी महिला बनने को उतारू होते हैं तो वो भी गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते थे। कंकाल के लिंग की पहचानने का बेहतर तरीका है हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए उनका वेस्ट कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, यानी कमर महिलाओं की ज्यादा चौड़ी होती है, क्योंकि उनको बच्चे को जन्म देना होता है, और बच्चे को जन्म देने के लिए कमर का बड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर बड़ी नहीं होगी तो उनको शारीरिक दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो प्रकृति ने उनको उसी हिसाब से बनाया है, इसलिए उनका कूल्हा ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए अब अगर पुरुष का देखना है तो उसका सीना ज्यादा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट जब जलाते हैं ना तो महिला का कूल्हा और पुरुष का सीना सबसे लेट में जलता है ना। तो सबसे जो मजबूत अंग होते हैं ना वो सबसे लेट में जलते हैं। तो इसी आधार पर उनको पहचाना जाता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक युद्ध पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक संहिता लगी थी।
एक आयुर्वेद पर बढ़िया ग्रंथ है, ठीक है, चरक संहिता। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र को चरक संहिता नाम की किताब लिखी हुई। कहते हैं मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान कहते हैं 206 हड्डियां काफी ज्यादा हैं। शायद चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को जोड़ और कटीलों को, कार्टिलेज के जोड़ को संख्या बताई होगी, या हो सकता है उन्होंने बच्चों को देखा हो, बड़े को ना देखा हो। अब इनाम गांव में काम धंधा क्या होता था? भाई गांव था, गांव में जो काम धंधे होते हैं उसी हिसाब से आप, पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। इसका मतलब यहाँ क्या होती थी? कृषि होती थी इन सभी चीजों की। जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इसका मतलब पशुपालन भी होता था। कि हड्डियों पर काटने के निशान है, इसका मतलब पशुपालन को मांस के लिए भी प्रयोग किया जाता था, मांस भी काटा था। लोग खाते होंगे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरखा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की, यानी बहुत समृद्ध, यानी इतने वैरायटी के खाने थे, है ना। साक्ष्य मिले हैं बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। आप सभी जानते होंगे, खाए होंगे जामुन वगैरह, तो आम बात है। आंवला भी आम बात है। खजूर कम मिलता है, बेर भी कहीं कहीं पर नहीं मिल पाता है ना। तो ये है इनका सामाजिक जीवन। और जो संस्कार के बारे में पढ़ा था वो है इनका धार्मिक जीवन। अब चाहे इसको सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही समेट लो, अगर मान लिया ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी जीवन के बारे में आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। अब अन्यत्र दिया गया है 3500 साल पहले हम लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। कहाँ? चाइना में। ये देखो, एक चाइना की लिपि है, हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें से भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे, भविष्यवक्ता कभी कभी गलतियां भी करते रहे होंगे। अब यार कभी कभी तुक्का लग गया, नहीं लग पाया तो क्या करेंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, बड़े बड़े नक्काशी के व कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। भारत में तो उस समय लोहे की खोज हुई ही नहीं थी। लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुई। तांबे का उपयोग होता था, लेकिन वैदिक, दोनों वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में तांबे का उपयोग होता था, लेकिन लोहे से लोग क्या है, अपरिचित थे, नहीं जानते थे। 1500 से 1000 के बीच में लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, अन्य धातुओं का ज्ञान था। इनाम गांव में रहते हुए पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई, तुम्हारे माता पिता दफन करने की तैयारी, यह बताते हो सारे दस का वर्णन करना है, कौन सा भोजन तैयार करना है। अब उपयोगी शब्द जैसे वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रार्थना, जो सूक्तियां लिखी हैं। भाषा, कई भाषा परिवार हैं, भारोपीय भाषा परिवार है, एशियाई भाषा परिवार है, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। रथ, जो घोड़ों से या बैलों से खींचे जाते थे। यज्ञ, जो वर्तमान में भी करते हो, राजा सरदार होता था। दास, युद्ध में जीते गए बंदी। महापाषाण काल, कब्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। कब्र, जहां पर लोगों को गाड़ा जाता था। कंकाल, उन्हीं कब्रों से मिले। अस्थिपंजर, लोहा, तो ना चीन में होता था, लेकिन ज्यादा लोहे के हथियार नहीं मिले, ठीक है। अब महत्वपूर्ण वेदों के रचनाकार हम लगभग 1500 ईसा पूर्व, लगभग आज से 3500 वर्ष पहले। महापाषाण की लगभग 1000 ईसा पूर्व। इनाम गांव कृषकों का निवास 3600 से 3700 लगभग। वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास। चरक, लगभग 2000 साल पहले चरक संहिता की रचना की। सूक्त, सूक्त क्या थे? की तरह से बोला गया। रथ, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। दास, गुलाम। महापाषाण, सजाए गए। अब यहाँ कौन सा बच रहा है? यज्ञ, अनुष्ठान, ये रहा। इन वाक्यों के लिए पूरा करना है, ठीक है। अनार्य, दास और गुलाम के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? दास का प्रयोग किया जाता था।
दासों के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले बनाए गए चट्टान काम करते थे। शवों को दफनाने के लिए फूट होल का इस्तेमाल होता था। दोबारा शवों के नाम गांव के लोग बहुत सारी चीजें खाते थे। बहुत तरह की चीजें हैं। गेहूं जो ऋग्वेद उससे कैसे भिन्न है, क्योंकि इसकी भाषा अलग है। आप कागज में लिखा जाता है, पीडीएफ बना ली जाती है ना, या पीपीटी वगैरह बना ली जाती है, एक्सेल पे लिख लेते हैं। पहले क्या होता था, या तो कागज था, उसके पहले बुर्ज या छाल पे लिखा जाता था ना, थोड़ा दूर होता। लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता चलता है उनसे मिली चीजों के आधार पर। एक राजा के जीवन दास दासी से कैसे भिन्न होता था, क्योंकि राजा स्वतंत्र होता था, दास दासी स्वतंत्र कहाँ होते थे, ये पता लगाना है। तो ये कोई मतलब नहीं बनता, ये भी कोई मतलब नहीं बनता। वर्गीकरण करना है भाषा के आधार पर। ठीक है। फिर उसके बाद राज्य राजा प्राचीन गणराज्य। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और बेसिक सारी चीजों को समझ करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि आपको अगर डेली अपडेट चाहिए, काफी लोग मैसेज करते हैं कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लास कब होती है, तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं सारी चीजें डाल देता हूँ और पर डे अपडेट करता हूँ, तो वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।